बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रफ क्लास टाइम मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। खेतों में बारूद बोया जाएगा तो फूल नहीं खिलेंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास से खिताब। खुर्शीद शाह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को उन्होंने नाकाम करार देते हुए इसहाक डार को वज़ीर खारजा बनाने का वज़ीर आज़म को मशवरा दे डाला है। 2018 में हम वज़ीर आज़म हाउस में होंगे। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस मामले में जेल पर होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से नवाज शरीफ को सख्त जवाब दिया गया। पनामा तहकीकात के लिए इस्लामाबाद बंद करने वाली तहरीक इंसाफ के अरकान की जानिब से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का तो बायकॉट किया गया। कौमी असम्बली के फाइनेंस कमेटी में भी पनामा पर ब्रीफिंग पर वो गायब रहे। नून लीगी MNAs तहरीक इंसाफ के अरकान की अदम मौजूदगी पर धाड़ते ही रह गए। और पनामा तो असल बहाना है, असल बात वज़ीर आज़म बनने की शिद्दत आरजू है। मियां अब्दुल मनान की जानिब से चुटकुले भी छोड़े गए। कराची में आज हमने देखा कि असलहे की भारी खेप पकड़ी गई है। दूसरी जानिब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की सईद भरम की जानिब से MQM की टॉप लीडरशिप पर टारगेट किलिंग का इल्जाम भी लगा दिया है। उन्होंने अदालत में ये अपना बयान दिया। सईद भरम को MQM के कौन से ऐसे रहनुमा थे जिनकी जानिब से टारगेट किलिंग का हुक्म दिया गया? खौफनाक इंकशाफात हैं जो कि आपके साथ शेयर किए जाएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से काबीना इजलास में वज़रा को सर्जिकल स्ट्राइक पर बातचीत करने से रोक दिया। क्या भारतीय वज़ीर आज़म का यह फैसला इंडियन मीडिया पर सर्जिकल स्ट्राइक के हवाले से भड़कते हुए अलाव को कम कर सकेगा? क्या भारतीय ऑपोजिशन जमातों की सर्जिकल स्ट्राइक पर चुपते हुए सवालात मोदी सरकार को परेशान कर गए हैं? इस पर बात करेंगे। क्लासेस अब आज सबसे पहले बड़ा अहम दिन था, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था और अपोजिशन जमातों से इज़हार यकजहती भी किया गया, लेकिन तनकीद का पहलू उन्होंने हाथ से जाने नहीं दिया। वो जैसे जो इमरान खान की मैं बात को थोड़ा सा मैं वहाँ से बारो करना चाहता हूँ। कोई ऐसा सच कोई नई बात नहीं की गई पार्लियामेंट के अंदर। वही तकरीर जो वो UNO में की गई थी, उन्होंने मियाँ साहब ने थोड़ी सी उसको एक्सटेंड किया गया है। उसमें मज़ीद आप कह सकते हैं कि ज़रा उसको लंबा किया गया है। जो बात इमरान खान कह रहे थे कि कि मैं उनकी सुन रहा था अभी थोड़ी देर पहले प्रेस टॉक कि मैं चला भी जाता तो कौन सी नई बात होनी थी। नई बात तो ऐसा वाकई नहीं थी उसमें। जो नई बातें हम कर सकते हैं या हमें करनी चाहिए थी वो हम करने को तैयार नहीं है। वो कौन सी थी अब आप पूछेंगी। बिल्कुल। मैं क्योंकि हमारी बातों से ज़्यादा तकलीफ हो जाती है तो लिहाजा आजकल हम कोशिश कर रहे हैं जो हमसे मिलती जुलती गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़े लोग हैं, उनको ज़रा आगे कर दिया जाए। आपको याद होगा एक आर्टिकल छपा था कोई एक हफ्ता पहले जो लिखा था, वहाँ पे उन्होंने रियाज खोखर साहब ने 4 सफारतकारों ने रियाज खोखर साहब हमने अपने प्रोग्राम में उसको डिस्कस भी किया था जी। उसमें रियाज खोखर साहब थे, उसमें इनामुल हक साहब थे, उसके साथ मोहम्मद अली दुरानी साहब थे, एम्बेसडर भी थे, उसमें वो भी रहे, रियाज मोहम्मद खान साहब भी थे, रियाज मोहम्मद खान दुरानी साहब। ये 4 बड़े लोग थे जिनको हम समझते हैं जो बकौल आमिर मतीन के पाकिस्तान की क्रीम समझे जाते हैं डिप्लोमेटिक। उसमें उन 4 ने जो उन्होंने वज़ीर आज़म ये पाकिस्तान को मशवरा दिया था और साथ में पता क्या कहा था कि आप UNO में जा रहे हैं, अगर मुमकिन हो तो ये बात आपको वहाँ कर लेनी चाहिए। उन्होंने एज सच इन सो मैनी वर्ड्स यही कहा था कि पाकिस्तान जो मौजूदा उसमें एक उसमें डेंजरस आइसोलेशन में आ रहा है, रीजनल भी और इंटरनेशनल भी। मैं इंटरनेशनल में भी बात करूँगा कि मैं श्रीलंका जैसा मुल्क जो था जिसको हम बहुत दोस्त समझते हैं, बड़ा हमारा तामुन है, आज उनके भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया में जाके जो बातचीत की है और इंडिया स्टांस को उन्होंने सपोर्ट किया है, वो भी शायद पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक मेरा ख्याल है एक धचका होगा। खैर, अगर कमिंग टू द सेम पॉइंट, उन्होंने जो इनको मशवरे दिए थे उन पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को और मियां नवाज शरीफ साहब को कि जनाब हमारे बारे में जो परसेप्शन है अफगानिस्तान में हम क्या करते हैं, और उन्होंने बड़ा माइल्ड लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि परसेप्शन है। अगर हमारे ऊपर तो बड़े संगीन इल्ज़ामात लगते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक ज़बान में उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। इंडिया के हवाले से उनका कहना था कि परसेप्शन है कि आप या हमारी तरफ से जो प्रॉक्सीज हैं वो जाती हैं। तो उन्होंने जो मशवरे दिए थे उनकी तरफ से भी आती हैं, खैर से वो भी इतने अच्छे नहीं है कि नहीं जनाब कि आपकी तरफ से आ रहे हैं तो हम नहीं भेजेंगे। उनका ये कहना था कि हमें इन चीज़ों से हाथ उठा लेने चाहिए। सही, जो उनका हम करेंगे नहीं, वो हम करना नहीं चाहते या हमें करने नहीं दिया जाता। दैट्स अनदर डिबेट। नवाज शरीफ साहब अगर आज कुछ कश्मीर पे ठीक है बात कर रहे होंगे, लेकिन जब तक कोर इश्यूज दुनिया हमारे से भागती जा रही है जो हमारे पाकिस्तानी कंसर्न नहीं है, शायद होना नहीं चाहते। आज मतलब मैं आपको जर्मनी की मिसाल दूं कि आज वहाँ ब्रसल्स में वहाँ पे क्या हुआ है। वहाँ पे गए हैं, अगेन अफगानिस्तान पे मीटिंग हो रही थी, उसमें जो अगर इंडियन जो हैं
उन्होंने जाके यही बात की है कि जनाब कि हमें अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान ट्रेड नहीं करना दे रहा। हर जगह जहाँ पे भी दुनिया में कोई भी इनका अगेन आजकल जो हमारे साथ बड़ा एक इंतने डेंजरस खेल हो रहा है कि जो भी यहाँ से जाता है अफगानिस्तान से, इंडिया से या इधर उधर से, वो जाके यही कहता है जी पाकिस्तान से वो हो रही है, दहशतगर्दी हो रही है। अब जर्मन एम्बेसडर का मैं उनका पढ़ रहा था, उन्होंने भी उनको सपोर्ट कर दिया कि इंडिया ठीक कह रहा है। इसके बाद उनके रशियंस पहले कह चुके हैं कि हाँ जनाब कि इंडिया का स्टांस ठीक है। आज श्रीलंका ने कह दिया है इंडिया का स्टांस ठीक है। इससे पहले नेपाल, आपका अफगानिस्तान, वो कह चुके हैं इंडिया ठीक कह रहा है। अमेरिकन हैं, क्योंकि हमारे उनके साथ एक बड़ा लंबा एक रिलेशनशिप है, हमारे उनसे मफादात भी अटैच हैं। उन्होंने कहा जनाब कि आप देख लें दोनों एक दूसरे का मुल्क। जॉन कैरी का कुछ और बयान है और उनके सूजन राइस का कुछ और बयान है। अगर दोनों को इकट्ठे आप उनको रखें तो साफ लगेगा कि गुड कप बैड कप खेला जा रहा है। जॉन कैरी जो है हमारे साथ वो गुड कप खेल रहे हैं और वो सूजन राइस जो है वो बैड कप खेल रही हैं। उन एम्बेसडर जो हमारी करीम ऑफ वो थी, वो डिप्लोमेटिक थी, उन्होंने मशवरे दिए थे कि एक्सीलेंसीज आप बस करें जाएं। इस परसेप्शन को भी, अगर परसेप्शन भी है कि खुदा ना खासा पाकिस्तान की ज़मीन जो है टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रही है, आप इसे क्विट करें, आप ख़त्म करें। आप इस पूरे मामले को अमेरिकन के साथ भी सेटल करें, इंडिया के साथ भी करें, अफगानिस्तान के साथ भी करें। अगर इन इनिशिएटिव पे आज नवाज शरीफ साहब बात करते हैं, वो ठीक है, उनकी तकरीर मतलब है वो पाकिस्तान के लिए कंजप्शन के लिए बेहतर है, लेकिन ये तकरीर इंटरनेशनल कंसर्न्स को एड्रेस नहीं कर रही थी। जिस वजह से आप देखेंगे कि मामलात आके ठीक होने के बजाय वो बिगड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब को आज ये दावत देनी चाहिए थी, या फिर दे सकते हैं, वो तमाम इस खित्ते के मुल्कों का एक ग्रैंड इजलास बुलाएं, चाहे इस्लामाबाद में बुलाएं या श्रीलंका में रख लें, किसी और मुल्क में रख लें। मतलब हमसे बांग्लादेश हमसे दूर हो गया बहुत सारा, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, भूटान का मुझे नहीं पता कि उनका अब तक कोई बयान आया या नहीं आया। भूटान का सार्क में वो टोटली इंडिया की एक प्रॉक्सी वाला ही बयान, चले वो हो गए, मालदीव हो गया, उसके बाद अफगानिस्तान हो गया। मेरा ख्याल है हमें मियाँ साहब को उस आर्टिकल को इनको पढ़ाए, उनको समझाए, उसकी रोशनी में हमें एक नई पॉलिसी की ज़रूरत है। एक हमें सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए, हमें एक नई फॉरेन पॉलिसी चाहिए। मियाँ साहब को इनिशिएटिव लेना चाहिए। महज तकरीरों से अपने हमारे स्टांस को रिपीट करने से मामला हल नहीं हो के पहले हम रीजनल लेवल पे आइसोलेशन का शिकार हुए, मैं नाम बता रहा हूँ, अब हम इंटरनेशनल लेवल पे हो रहे हैं। भी तो करें ना क्लासेस साहब, ये लोग तस्लीम भी तो नहीं करते। आमिर साहब आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि इनकी जानिब से सत्ताज अजीज साहब हो या कोई भी हो, वो आके ये कह देता है कि ये जो आइसोलेशन की बातें की जाती हैं ऐसा खुदा ना खास्ता कोई चक्कर नहीं है। मैं इसी बात को 2-3 और जावियों से भी करना चाहूँगा। तो ये कि ज़ाहिर है एक सिम्बॉलिकली कश्मीर के ऊपर जॉइंट सेशन का एक पैगाम वो चला गया दुनिया को, जो हम पहचाना, जो बहुत ज़रूरी था कि पार्लियामान और हमारे सियासी लोग सारे इकट्ठे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब वहाँ पे इंसानी हकूक़ के जो मामलात कश्मीर में जो हो रहे हैं वो बिल्कुल गलत हो रहे हैं, बिल्कुल कह दिया ठीक है। मगर अगेन कि वो जो हमारी परसेप्शंस के हवाले से बात जो क्लास साहब कह रहे हैं उनके अफ़गानिस्तान से कि जी टेररिज्म को हम स्पॉन्सर करते हैं, वो बड़ी आगे बात चुकी। अभी हम सिर्फ चाइना की बैसाखियों पे अड़े हुए हैं कि वो कह रहे हैं अजहर मसूद को इंटरनेशनल डिक्लेयर किया जाए टेररिस्ट, और वो वंस हो जाता है तो ऑटोमेटिकली उनको पनाह यहाँ पे देने की वजह से पाकिस्तान में सैंक्शंस आ सकती हैं। वो चाइना वीटो की वजह से डिले किए जा रहा है, वो बिल्कुल सर पे चीज़ आ चुकी है। दूसरा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, ये हम डोमेस्टिक भी आज की तकरीरों में किसी को बात करनी चाहिए थी कि हमें अंदरूनी भी कुछ ऐसे मसाइल हैं इनसे रिलेटेड गुड तालिबान वाले कि हम ये भी पैगाम दें दुनिया को कि हम बदल रहे हैं, हम अगेंस्ट द टाइड नहीं जा रहे हैं। तो वो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में बड़ी लफाजी थी, ठीक है, बड़ा ठोस कश्मीर के सख्त अल्फाज में जो है मजम्मत की गई, वो OIC में और UN में जो बातें की जा रही सबके लिए थी। मगर इन चीज़ों पे कोई हम जो समझ रहे थे कि APC से कुछ निकला होगा, कोई कॉन्क्रीट टर्म्स में कोई सलूशन निकले, जो कि वो है ना वो नहीं नजर आया। उस स्पीच में लफाजी ज़्यादा थी। अगेन पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह ने, वो भुट्टो साहब ठीक है उन्होंने किया था, बड़ा अच्छा किया था, हम बड़े एहसानमंद हैं। बीबी ने भी कुछ किया था, अच्छा किया था। भाई ये जो पिछले 5 साल में तो हुकूमत में पीपल्स पार्टी की रही, कुछ नहीं हुआ, कोई ना कोई कश्मीर के हवाले से, ना ये डोमेस्टिक उसके अंदर जो हमने इस्लाहें करनी थी वो पीपल्स पार्टी के दौर भी नहीं, लिहाजा वो भी लफाजी दौर था ना। सबसे मैं समझता हूँ एक जो तकरीर थी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की थी। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को जो है इस्लामी दुनिया की क़यादत करनी चाहिए। भाई साहब इस्लामी दुनिया या उम्मा के ना मसाइल छोड़ दें, वो बड़े फंसे हुए, हम अपनी औकात में रहें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो मिडल ईस्ट, सीरिया, इराक बहुत गंभीर मसाइल में फंसा हुआ है। हमें सऊदी अरेबिया इस वक्त वो भी हमसे थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हैं। UAE के जो बादशाह साहब हैं वो इंडिया में जा रहे हैं
और उनकी तरफ से भी थोड़े से हमसे कुछ चीज़ों में वो भी पहले जैसी रिलेशनशिप नहीं है, वो भी दरार पड़ती नजर आ रही है। इस बारे में बात करेंगे आमिर साहब, एक ब्रेक ना ले लें, ब्रेक ले लें, इस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ जो अपोजिशन ये बात कर रही है कि कश्मीर के मामले पर बात करना ठीक, मगर अगर हुकूमत और वज़ीर आज़म ये सोच रहे हैं कि पनामा का इशू दबा दिया जाएगा, ऐसा हो नहीं सकेगा। एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। सिफारती सतह पर पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे थे आमिर साहब। जी, मैं वही कह रहा था कि आज मौलाना फजल रहमान की तकरीर पे मैं ख़ास तौर पे फोकस करना चाह रहा था कि ये जो होता है ना कि हम वो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान को इस्लामी दुनिया की क़यादत करनी चाहिए और लीड करना चाहिए, हम न्यूक्लियर कंट्री हैं क्योंकि, तो मैं सिर्फ कह रहा था कि हमें अपनी लिमिटेशंस का ख्याल करना चाहिए, हमें अपने हालात और अपने वसाइल के में रह के इस तरह की बातें करनी चाहिए। वो ज़माने गए और उन्हें सारा ही डाल दिया कि जनाब ये मुशर्रफ के दौर में ये ख़राब हुआ जब हमने अपने आप को 9/11 के बाद अमेरिका की झोली में डाल दिया। तो वो हम भूले नहीं हैं कि जनाब उसके बाद 2002 से लेके MMAB की गवर्नमेंट में आप तो उसका हिस्सा थे, आपने क्यों नहीं रोका? आप कश्मीर कमेटी के इतने साल जो वो रहे चेयरमैन, आपने क्या किया? और फिर आप ये जो तालिबान की पेरेंट पार्टी तो वो आपकी रही है, आपकी वो शाखें सारी थी, और जो ये गन हम जो इस वक्त चारों तरफ हमारे है ये इन्हीं का बुलाया है, वही लोग, इनके ही तालिबान की वजह से जो कश्मीर का इशू था वो जो अच्छा खासा इंडिजिनस एक चल रही थी और उसकी वजह से ये पड़ गया कि जनाब हम उनको स्पॉन्सर करते हैं, दहशतगर्दी के नज़र हो गया। और आज भी सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम इंसानी हकूक़ की जो उसकी पहलू है कश्मीर का, उस पर फोकस करें और ये दुनिया को बावर कराएं कि जनाब ये इंडिजिनस है, ये फोकस हटता जा रहा है। सो उस पर जोर देने की ज़रूरत है। खास से लास्टली मैं समझता हूँ कि इमरान खान की और PTI की कमी महसूस की गई और बिलावल ने बाहर निकल के बड़ी अच्छी बातें की, और इमरान खान को चाहे वो बच्चे हैं पर थोड़ा सा सबक सीखना चाहिए कि उन्होंने दोनों काम कर लिए, पार्टिसिपेशन करके सिंबॉलिकली कश्मीर की वो बात भी कर ली और बाहर निकल के बहुत ही सख्त अल्फाज में पनामा के हवाले से तनकीद भी कर ली नवाज शरीफ साहब पे, बल्कि इतने सख्त अल्फाज थे कि मेयर साहब अभी बात कर रहे थे पीछे बैठे हुए कि हम दोहरा दें फॉर एग्जांपल जो उन्होंने की है, जो कि सारे टेलीविजन चैनल्स पे चली कि 2018 के इलेक्शन में या तो हम जीतेंगे या जो है नवाज शरीफ जेल में जाएंगे। अब ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं बड़ा डरते डरते बात कर रहा हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ आजकल ये है कि इमरान साहब जो है वो डाकू कह देते हैं, वो ना इमरान खान को पकड़ते हैं ना बिलावल को पकड़ते हैं, जो बेचारे चैनल और हमारे जैसे उनको रिपीट करते हैं वो हमारे खिलाफ जो है ना एप्लीकेशन आ जाती है। साहब ये बिलावल की जो बात थी आपको लगा कि आज ये बात कर दूं कि उस पर क्लास साहब ये बताएंगे जो नोयत है बात करने की, पर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब आज इतना इम्पोर्टेंट ये हुआ उसमें मिसिंग थे। ये जो मैसेज दे रहे हैं कि ख़ास तौर पे वो नथिया गली में जी वॉक कर रहे हैं, यहाँ कश्मीर में आग लगी हुई है, बॉर्डर पे सख्ती हो रही है, पता नहीं क्या उनकी मीडिया पॉलिसी है कि वो बता रहे हैं, उनके जो साथ वाले ट्वीट कर रहे हैं कि जी वो 3-3 किलो के लोहा बांध के टांगों पे वॉक कर रहे हैं, जॉगिंग की तस्वीरें हैप्पी मूड में दिखा रहे हैं। भाई साहब इस वक्त हम जो है बड़ी कशीदगी बॉर्डर पे चल रही है, बड़े संजीदा मसाइल हैं, कम से कम आप उसमें पार्टिसिपेट करके डिस्कोर्स के हिस्सा नहीं बन रहे तो कम से कम लोगों के दिखाएं तो ना कि आप जॉगिंग कर रहे हैं 3-3 किलो के पैड्स बांध के लोहे के, ये लोहा किसी और जगह दिखाने की जगह रॉन्ग प्लेस टू शो योर आयरन, इट शुड बी इन दी पार्लियामेंट। सही से बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। तो बिलावल की जो बात की आमिर साहब ने, क्लासा साहब आप समझते हैं कि पिछली तकरीर पे आपने बड़ा शाबाशी दी थी कि बड़ी अच्छी उन्होंने बात की, मैच्योरिटी थी, आज ओवर कॉन्फिडेंस थे या वाकई मैच्योरिटी? पहले आमिर की बात मैं तो बिलावल पे भी बात करते हैं। आमिर ने जो बात की ना इमरान खान के हवाले से कि यहाँ पे इतना बड़ा थिएटर हो रहा है और वो गायब हैं, तो वो वहाँ पे इनके बकौल के उनके जो ग्लैडिएटर्स हैं वो दिखा रहे हैं। इमरान खान वाक जो करते हैं ना तो 6-6 किलो के साथ में ट्वीट थी कि जो है ना खान जो है एक टांग के ऊपर 3-3 किलो के लोहे के पैड्स बांध के नथिया गली में वॉक कर रहा है। वैसे मैं एक बात बताऊँ, मैं जहांगीर तरीन साहब के साथ हमारी ज़ाती दुआ सलाम है, लेकिन मैं कह बगैर रह नहीं सकता कि आप भी कोई माशाल्लाह कोई गए गुजरे नहीं हैं, अच्छे ख़ानदान से हैं, अच्छा पैसा है, बड़ी बिजनेस फैमिली भी हैं, एग्रीकल्चर फैमिली भी हैं,
इतनी ज़्यादा मतलब है ये खुशामद करना भी अच्छा नहीं लगता। मतलब जहांगीर तरीन को ये सूट नहीं करता कि आप इस तरह के ट्वीट करें जी मेरा लीडर इमरान खान जो है वो नथिया गली में भाग कर रहा है और अपने साथ 6-6 किलो के टांग के साथ लोहा बांध के भाग कर रहे हैं। मतलब ये जहांगीर तरीन का स्टेटस नहीं है। पहले एक अमेरिका में हमारी दोस्त हैं डिप्लोमेटिक, उन्होंने भी किया कि उन्होंने एक ट्वीट किया था कि नवाज शरीफ का जहाज़ जो है इट इज़ टच द ग्राउंड, उतर गया है। मैंने उनको भी जवाब दिया था बड़ी मादरत के साथ कि टॉप डिप्लोमेट का काम नहीं होता कि इस तरह के ट्वीट करना शुरू कर दे। ठीक है, खुशामद करें। या मोदी कहता है कि जी मेरी 36 फुट की छाती है, ये वही है कि लोहे की टांगे हैं। भाई साहब आपका दिमाग लोहे का चाहिए, हमें आपकी टांगे लोहे की नहीं चाहिए। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो, और मुझे हारून रशीद साहब याद आते हैं बाज़ दफ़ा, वो अपने कालमों में लिखते होते हैं अक्सर कि खुशामदी ने इमरान खान को इस तरह कर दिया। अदरवाइज इमरान खान ऐसे नहीं थे। हारून रशीद साहब के कई कालम है इस पे जो वो बड़े करीबी हैं, वो जानते हैं। अब ये खुशामद भरा ट्वीट है। और जहांगीर तरीन जो है, मैं अगेन आई वुड से कि आपको ये नहीं, मैं इस तरह के ट्वीट करना आपको नहीं करता कि जब वक्त इस वक्त ये इश्यूज़ हैं। खैर एनीवे उनका चॉइस है, वो जो चाहें करें, हम तो पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन बिलावल के ऊपर हम एक बात जो कह रहे थे ना कि वहाँ पे जब इलेक्शन हो रहे थे आज़ाद कश्मीर में, आपको याद होगा बिलावल वहाँ पे लगे हुए थे जो मोदी का यार है, गद्दार है। तो उस वक्त इमरान खान लॉर्ड्स में बैठे क्रिकेट मैच देख रहे थे 2 दिन पहले। सो इमरान खान साहब जो हैं वो सियासत को आप बाज़ दफ़ा कहते होते को पार्ट टाइम के तौर पर लेते होते, लेकिन हैविंग सेड ऑल दिस, मैं अभी भी समझता हूँ इमरान खान का, जो मैंने कल भी बात की थी, पार्लियामेंट को रेलिवेंट बनाना हुकूमत का काम है। अपोजिशन कोशिश करेगी कि आपको डिस्टेबलाइज किया जाए, आपको एम्बेरस किया जाए, आपके लिए प्रॉब्लम पैदा किए जाएँ, आप आके उसको सीरियस लेते हैं। इमरान खान सीरियस नहीं लेता। ये इमरान खान का ये मसला नहीं है कि पार्लियामेंट चलती है नहीं चलती, ये मसला किसका है? ये नवाज शरीफ साहब का प्रॉब्लम होना चाहिए, ये उनकी पार्टी का मसला होना चाहिए कि हमने पार्लियामेंट को चलाना है। अब नवाज शरीफ साहब जो हैं, जितने विजिट्स उन्होंने लंदन के किए हैं उतने तो शायद उन्होंने पार्लियामेंट के नहीं किए। तो तनकीद उन पे आती है, इमरान के ना आने से या उनके वहां पे ना पार्टिसिपेट करने से, उनका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। अपोजिशन के कहने पे ये इजलास बुलाया गया था, इमरान खान का होना जरूरी था। इमरान खान का होना कहाँ जरूरी था, वो हम अगली स्टोरी पे आएंगे। जहां पे इमरान खान के लोगों का होना जरूरी था, वहां पे इमरान खान के लोग भी नहीं है। जो उस पनामा की हम स्टोरी पे आएंगे कि कितना बड़ा इशू था, वहाँ पे असद उमर साहब को होना चाहिए था, जहांगीर तरीन साहब को होना चाहिए था। वो बैठ के 6 किलो के जो वहाँ पे ट्वीट कर रहे थे कि 6 किलो खान ने अपनी पिंडली के साथ बांधा और वाक कर रहे हैं, उसकी बजाय तरीन साहब को वहाँ पार्लियामेंट में आके जो उसकी कमेटी का इजलास था उसमें पनामा पे बड़ा अहम था, मैं आएंगे बात करेंगे उस पर, वहाँ पे नहीं थे। पार्लियामेंट इररेलेवेंट होती जा रही है, मैं फिर कह रहा हूँ, और हुकूमत खुद करती जा रही है। अब पोजीशन तो चाहेगी, और जो सबसे बड़ा उसके लिए मेरा ख्याल है बर्डन बनने वाला है वो इनके लिए है, पीपल्स पार्टी के लिए। ये बात समझती हैं। अच्छा, जरदारी साहब का हुक्म था या बिलावल साहब का कि पार्लियामेंट के अंदर आपने कोई गड़बड़ नहीं करनी, मतलब मियाँ साहब पे कोई तनकीद नहीं करनी आपने, बहरहाल उन्होंने बराबर कर दिया है। और इतनी बड़ी बात कह थी उन्होंने कहा ये तो जेल में होंगे। बिलावल जो है वो बड़ी तेज़ी से, मैं समझता हूँ, स्पेस वो ले रहा है, उसमें उसकी गुफ्तगू में एतमाद आ रहा है, उसमें रब्त आ रहा है, उसको जो भी ग्रूम कर रहा है, जैसे कर रहा है। बाज़ दफ़ा उनकी चीज़ों पे मुझे एतराज़ात भी होते हैं, मसला दे दें शेरी कर रही हैं, चले आप लेते हैं तो ले देते हैं इंचार्ज है। अच्छा, शेरी कर। लेकिन जो मुझे एतराज़ था उस पर बिलावल पे, जो मैंने एक्सप्रेस भी किया, जबकि इन्होंने यहाँ के जाके उस आज़ाद कश्मीर में नारे लगवाए थे जो मोदी का यार है वो गद्दार है। और मैंने कहा हजूर आपकी अम्मा हजूर जो हैं, वालदा साहबा जो हैं, यही एस्टेब्लिशमेंट तो उन पे आके इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए थे, क्योंकि राजीव गांधी को बुला लिया था। बिलावल का वो नारा मारना वो बड़ा गलत था कि आप नवाज शरीफ को ये कह रहे हैं क्योंकि आप मोदी से मिलते हैं तो आप गद्दार हो गए। कल को सपोजली मैं बात कर रहा हूँ हाइपोथेटिकल, आज वो कह रहे थे कि हमारा वज़ीर आज़म होगा 2018 में और मोदी साहब वहाँ पे होते हैं, वज़ीर आज़म दोबारा जीत के आ जाते हैं, तो इनका वज़ीर आज़म जाके उनसे हाथ मिलेगा तो फिर कल को ये बिलावल ये नारा मारेगा फिर कि जो मोदी का यार है गद्दार है। तो ये जिसने भी नारा दिया ना बिलावल को, बड़ा इंतहा बचकाना नावल ये था, एक बचकाना नावल। इसका क्रेडिट भी शहरी रहमान को देना चाहिए, उन्होंने ये नारा दिया था। मैं आज ऐसी बिलावल की काफ़ी मैं भी तनकीद करता हूँ, मगर वो एक पब्लिक मीटिंग थी, मगर आज वाकई आज वो मैं रोज़ ही कर रहा हूँ, उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए। मगर आज ये ज़रूर मैं कहूँगा कि वो जो इस तरह के फोरम में पार्लियामान के बाहर जो है वो जो बात करते हैं वो ज़्यादा संजीदा है। और वाकई उनमें तकरीर करने का, पब्लिक मीटिंग की उनकी स्पीचेस वो बस अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आप कह रहे हैं, वो पता नहीं कौन लिखता है, वो अगर आंटी शहरी लिखती है तो बड़ी बुरी लिखती है। ये जो अंग्रेजी आंटी शहरी देखे ना, वो एक अंग्रेजी मीडियम पढ़ी हुई है, अंग्रेजी की जो स्पीच होती है, अंग्रेजी वाली बातें हैं, वहाँ पे आंटी शहरी का क्रेडिट दे। वही वाला रुक रहे हैं, वो कहते हैं मीठा मीठा कड़वा
कड़वा कड़वा थी तो ये क्या बात है, अच्छी तकरीर जो है वो शायरी रहमान मुझे शक है रहमान मलिक लिखता है, अंग्रेजी वाली जो है ना वो रहमान मलिक साहब की और बिलावल की इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो उनकी तकरीर लिखे, ये मैं कम से कम आपको जाती तौर पर ठीक है। बिल्कुल क्लासेस अब एक छोटी सी अब ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे जैसा से आपने भी अपने गुफ्तगू में बात की, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से तो पीटीआई गायब थी ही, कौमी असम्बली के फाइनेंस कमेटी में भी आज पनामा ब्रीफिंग थी लेकिन वहां से भी गायब थी, इसकी क्या वजह हो ये भी आपको बताएंगे हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में हम एक मरतबा फिर से खुश आमदेद कहेंगे। क्लासेस साहब जो आपने बात की कि कौमी असम्बली की भी फाइनेंस कमेटी से पीटीआई गायब थी, एक जानिब ये लोग कहते हैं कि कश्मीर का मामला जरूर उठाएं मगर पनामा को दबने नहीं देंगे, दूसरी जानिब पनामा ब्रीफिंग है वहाँ भी नहीं सामने आते ये लोग। ये बड़ी आज अहम एक मेरा ख्याल है मीटिंग थी, हम उस पर ये पनामा पे क्योंकि इशू जो है वो साइड लाइन होता जा रहा है, सम टाइम वो भी जाता है, तो आज वहाँ पे जो मीटिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि हम तवक्को कर रहे थे बड़े इन दोनों लोग जो हैं जहांगीर तरीन हूँ और या असद उमर हूँ, दोनों पीटीआई के मेरा ख्याल है बड़े मैच्योर और ये पार्लियामेंटेरियंस के हैं, और असद उमर ने पर्टिकुलरली, जहांगीर तरीन तो चलो पहले भी रहे हैं 5 साल वो एमएनए भी रहे हैं, वज़ीर भी रहे हैं जना मुशर्रफ दौर में 2002 और 2007 की पार्लियामेंट में वो मौजूद थे वहाँ पे, उनके पास तो चलो एक्सपीरियंस भी है, गवर्नेंस का भी है, इश्यूज़ का भी पता है, इंडस्ट्रीज़ को भी देखते रहे हैं, कॉमर्स भी देखी हुई है, खुद बिजनेसमैन है। अच्छा उन पर भी ऑफ शोर का नाम आता है कि उनके थी, लेकिन उनको जो एडवांटेज है जहांगीर तरीन को, वो जिसका वो हमेशा क्रेडिट लेते हैं और मिलना भी चाहिए उनको, कि वो उन्होंने अपने टैक्स रिटर्न्स में शो किया हुआ है कि ये मैंने ऑफ शोर बनाई हुई है, मैंने वहाँ पे अगर लंदन में ये फ्लैट खरीदा हुआ है और फलां चैनल के जरिए मैंने पैसे भेजे, सो वो अपने आप को सेफ क्लेम करते हैं, अपेरेंटली लगता भी ये है कि वो सेफ हैं, लिहाजा उनको भी आना चाहिए था वहाँ पे, मेरा ख्याल है उनको मौजूद होना चाहिए था। ऐसे असद उमर जो है, असद उमर की एक जो अच्छी क्वालिटी मैं उसमें कहूँगा कि असद उमर जो थे कॉरपोरेट सेक्टर से आए थे, उन्होंने 2.5-3 सालों में अपने आप को ना इसके साथ एडजस्ट किया है, उसका पॉलिटिक्स के साथ एडजस्ट किया है, उन्होंने आके पार्लियामेंट के साथ एडजस्ट किया है, अपने आप को पार्लियामेंट्री कमेटीज़ के साथ उन्होंने आके एडजस्ट किया, असद उमर किया। इवन टीवी टॉक शोज़ में भी आप देखते होंगे असद उमर जो है ज़्यादा बेहतर तरीके से गुफ्तगू करता है, टेक ऑन भी करता है, माजरत भी नहीं करता, थोड़ा सा एग्रेसिव भी है हमारी तरह। सो उसने पूरा पैकेज अपने आप को बना लिया, विद इन आप कह सकते हैं कि 2-3 सालों के अंदर असद उमर ने अपने आप को ग्रूम किया है। ये दोनों लोगों का वहाँ कमेटी में होना मेरा ख्याल ये लीथल कम्बिनेशन है, जहांगीर तरीन हूँ या असद उमर हूँ, ये पार्लियामेंट के अंदर भी बड़ा एक लीथल कम्बिनेशन हो सकता है। तीसरा इनके साथ आरिफ अलवी साहब हो सकते हैं, लेकिन आरिफ अलवी साहब उस दिन मैं अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उनसे थोड़ा सा मैं मायूस हो गया हूँ कि जब बातें बड़ी अच्छी की लेकिन आखिर पे शरीफ आदमी डर जाता है ना, क्या जो है वो उसके लिए फिर आपको पता है शरीफ आदमी क्या करे, इसीलिए वो ट्रेंड एंड डराने के लिए फैसलाबाद स्क्वाड जो है उनकी ट्रेनिंग है डराने वाली, वो जिस तरीके से डांटते बांटते हैं वो एक अच्छा खासा गुंडा आदमी भी डर जाता है। मेरा ये कहने का मतलब था कि पार्लियामेंट के अंदर ये लीथल कम्बिनेशन है। आज जो है वो वहाँ से वो नहीं थे, मीटिंग में नहीं थे, और आज हमारे दोस्त जो है दानियाल अजीज़ साहब वो आए हुए थे और उन्होंने बात से सुना है, आज पूरी उन्होंने शो स्टील कर ले क्योंकि आज उनके मद्दे मुकाबल था कोई नहीं उनके दानियाल अजीज़ साहब के। सो दानियाल अजीज़ साहब ने मीडिया को भी रगड़ा दिया, सर उनका हक बनता है, राइट बनता है, हम आसमान से उतरे थोड़े हम पे बात नहीं हो सकती। आज मिर्जा गलियों में अकेला था क्योंकि आगे उनको कन्फ्रंट करने वाला नहीं था, साथ उनके साथ मियां अब्दुल मनान साहब थे, वो भी आपको पता है एक फैसलाबाद स्क्वाड के मेन प्लेयर। बहरहाल एक उनका अपना एक पॉइंट है, पीपल्स पार्टी में से, पीपल्स पार्टी के पास भी अच्छे लोग हैं, नवीद कमर साहब हैं, वो नफीसा शाह साहब हैं जो कमेटी में बैठती हैं। सो हमारे जो रिपोर्टर इमरान मगराना साहब जो वहीं पे मौजूद थे कमेटी में, तो उन्होंने जो उनसे भी हमारी इस पे बात हुई ऑब्जर्वेशन के हवाले से कि उन्होंने नफीसा शाह जो हैं उन्होंने एक इनको रिक्वेस्ट की थी कि आज की ब्रीफिंग को कैंसिल कर दें आप। क्यों कि एक तो पार्लियामानी पार्टी के इजलास से बिलावल ने आना था, उनके साथ पीपल्स पार्टी बिजी हो गई, वहाँ पे वो पीटीआई वहाँ पे आई नहीं है पार्लियामेंट में। सो इसकी रिवायात ये हैं, जहाँ तक मैं जाता हूँ कमेटीज़ मीटिंग अटेंड करता हूँ, रिवायात ये होती हैं कि अगर 2 बड़ी पार्टीज़ के अपोजिशन के लोग मौजूद ना हों, रिक्वेस्ट करें आपको 4-5 लोग जो मेंबर हैं कमेटी के कि जनाब हम इसमें बिजी हो गए, ये तो बहुत बड़ा एक उनके पास एक्सक्यूज़ था ना। ये तो बड़े इतने छोटे एक्सक्यूज़ पे भी डेफर कर लेते हैं, एक दिन पहले डेफर हो सकती है। सो मैं ये समझता हूँ कि जो इसके चेयरमैन साहब जो हैं ये शेख कैसर साहब, इनको चाहिए था कि उनकी रिक्वेस्ट पर इसको डेफर कर देना चाहिए था कि मज़ा नहीं आया जब तक वो लोग नहीं होंगे। दानियाल साहब को तो मौका मिल गया ना फिर इसके बाद जो है, और सुना उन्होंने काफ़ी साफ़ी भाइयों को रगड़ा लगाया है
है और हमारे दोस्त अरशद शरीफ साहब को भी लगाया है, तो अब वो अरशद शरीफ का जवाब आएगा तो फिर बाद में देखेंगे क्या। अब आपने अरशद की बात कर ली तो अरशद आपको पता है इंतहाई सीरियस आदमी, मैं तो आजकल उससे के साथ कोई लिबर्टी नहीं लेता, सो पूरी हम वो बता देते हैं, उसका बैकग्राउंड बता देते हैं कि उन्होंने जो उनका क्लिप दिखाया है, वीडियो क्लिप दिखाया है अपने उसमें वहाँ पे अरशद शरीफ के हवाले से, तो जिस पे अगर जिसमें उन्होंने कहा ये देखें जी कि इन्होंने इस तरह बातें की हैं, मैं ये समझता हूँ कि और इन्होंने कहा जी देखें इन्होंने बड़ी ज्यादती की, तो मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से, तो अगर अरशद शरीफ साहब ने जाकर कमेटी में एक और क्लिप चला दिया तो हमारे दोस्त ये दानियाल क्या करेंगे। अब आप पूछेंगे कौन सा क्लिप, मुझे अंदाजा है तो राजा वो क्लिप ये है कि हामिद मीर साहब के शो में इसाक डार साहब बैठे थे, उस वक्त की बात है जब जनाब मुशर्रफ की हुकूमत थी, और साथ में दानियाल अजीज साहब थे। इन्होंने जो बैठ के ये शरीफ खानदान पर गुफ्तगू की थी दानियाल अजीज साहब ने उस वक्त, और बड़े इंतहाई अहम सवालात उठाए थे, बड़े ठीक सवालात थे। अरशद शरीफ ने जाके अगर वो कमेटी मीटिंग के आके अगर वो चला दिया कि सर इन्होंने मेरी क्लिप चलाया है कि मैंने जी बड़ी तनकीद की है इसमें शरीफ फैमिली पे पनामा के हवाले से, मैंने तो की है, मुझे तो छोड़ देना। ज़रा दानियाल अजीज साहब जिन्होंने मेरा क्लिप चलाया, ज़रा इनका क्लिप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं कि ये बैठ के क्या गुफ्तगू फरमा रहे, तो मेरा ख्याल है सिचुएशन उसी क्लिप की वजह से वजीर मेरा ख्याल है नहीं बन रहे। अच्छा ये उसके रीज़न जिनके मुतालिक वो क्लिप था, जिन साहब की जो बात की हुई थी वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो लोग याद दिखाते रहते हैं कि आपके मतलब ये कहा गया था। वैसे एक बात बताऊँ मैं, अब थोड़ा सा मेरा ख्याल शरीफ फैमिली को ज़रा उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दें, या कम से कम शहबाज शरीफ को दें। मेरा आज तारीफ़ करने को दिल चाह रहा है सारे चेंज शहबाज शरीफ साहब की। कि आपको याद है राना मशहूद साहब की एक वीडियो आई थी जिसमें वो नाम ले रहे थे, उसमें अपनी ही पार्टी के लोगों का शहबाज बड़ा वो क्लिप वायरल हो गया था, और साथ में उसमें हमजा शहबाज शरीफ साहब पे भी उसमें कह रहे थे। ये और बात है कि राना मशहूद साहब का ये पॉइंट ऑफ व्यू है, वो भी साथ हम बताते हैं, हमेशा टीवी पे आके कहते हैं कि जनाब ये जेली वीडियो थी, इसकी कट एंड पेस्ट की गई थी, इंक्वायरी हुई थी, इंक्वायरी में से हम क्लियर हो गए थे, तो लिहाजा ऐसा वो आदमी जो है कोई इतना साबिक किरदार नहीं था, वो नहीं था, वो खुद स्कैंडल मुलव्वस था। ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, फेयर इनफ होगा। सवाल यह है कि इसी तरह की टेप पूरी दुनिया ने देखी, अब शहबाज शरीफ साहब को ये दाद तो दें, या हमजा शहबाज को, कि उन्होंने तो टॉलरेंस का मुजाहरा किया, उन्होंने कहा जनाब छोड़ दें, जो भी उस गरीब ने बातें की हैं पैसे लेने के लिए देने के लिए, उन्होंने उसको नहीं हटाया, उसको एजुकेशन मिनिस्टर तालीम का वजीर रखा हुआ है कि सारे पंजाब को इसी तरह की तालीम दे। यस, लिहाजा उन्होंने बाकायदा शहबाज शरीफ साहब का दिल बड़ा है। अगर उनकी पार्टी में से कोई कैमरे पे ये बातें भी कहे जी ये जो पैसे मैं लेने हैं मैंने शहबाज शरीफ साहब को देने हैं या मैंने हमजा शहबाज शरीफ साहब को देने हैं, अब ये नहीं पता दिए हैं नहीं दिए, बाद में पेमेंट जो हमें कुछ इसका पता नहीं है, लेकिन इस मामले में उनका दिल बड़ा है। दूसरी बात मैं ज़रा पूछूंगा उनसे कि अगर दानियाल ने बातें कर भी दी थी तो किसने नहीं की? ये मारवी मेमन साहबा ने नहीं बातें की हुई, आपका ख्याल है? हमारे दोस्त रियाज पीरज़ादा साहब ने नहीं की हुई, या सिकंदर बोसन साहब ने नहीं की हुई, जैद हामिद साहब ने नहीं की हुई, अब्दुल कादिर बलोच साहब गवर्नर थे उनके जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में, सारा नज़ला जो गिरना है वो दानियाल अजीज़ पे, इतनी लड़ाई के बाद इतनी मतलब है उनकी। दानियाल के एक और मुझे आज दानियाल का आप अच्छा कर रहे तारीफ, दानियाल का भी नज़ला हमारे मीडिया पे ही निकलता है ना, वो मीडिया के ऊपर चढ़ाई हो जाती है। तो लिहाजा अब मियाँ साहब जो है ना, जहाँ और बड़े दिल इन्होंने किए हुए ना, और बहुत सारे अनवांटेड या अनडिजायरेबल जो काम किए हुए ज़बरदस्ती सपोजली, तो मेरा ख्याल है दानियाल अजीज़ बेचारा ठीक है, एक दफ़ा बात कह दी, कितना लड़ा है आपके लिए यार टीवी चैनल्स पे, इवन हमारे जैसे सहाफ़ियों से मिलना बंद कर गया दानियाल, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जनाब कि हम उनके जो शिकायत अगर मिल लिया मैंने, अच्छा पहले कभी कभी एक इंटरेक्शन वो कर लेते थे। और वाहिद नून लीग का, वैसे ये मैं क्रेडिट दूं कि नून लीग का इस दौर में कोई आदमी नहीं है जो कि अपनी गवर्नमेंट की पोजीशन आपको एक्सप्लेन करे, सिर्फ कोई अगर एफर्ट करता है तो ये ज़रूर है कि वो सिर्फ दानियाल अजीज था। अच्छा, दूसरा उस मीटिंग में अगेन कमिंग टू एक इम्पोर्टेंट उसमें चीज़ है कि उसमें रशीद गोडोयल साहब ने आज अच्छी उन्होंने टेक ऑन किया है। हालांकि होता ये है कि इस तरह के अगर आप अकेले बैठे हों एक दो लोग और इतना चार्ज आगे से, बुनियादी बात तो ये थी कि फाइनेंस कमेटी की पैनामा के ऊपर ये मीटिंग थी और उसके अंदर जो है पीटीआई के लोग भी नहीं आए और पीपल्स पार्टी के और उन्हीं के इसरार पे ये कमेटी बुलाई गई और आने चाहिए थे। और मेरा ख्याल इसको दोबारा आई होप कि कमेटी जो है ये दोबारा इसमें मिलेगी और उस पर कुछ और जो आए हुए थे उन लोगों ने भी अपनी शिकायत की हैं जी कि हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है। अल्टीमेटली खुद ये बातें करते हैं, डाकू कहते हैं, चोर कहते हैं, फिर जेल जाने की बातें करते हैं, लेकिन इल्ज़ाम जो है नज़ला किस पे गिरता है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है हमारा। सर आप ज़रूर आप मीडिया ट्रायल की बात करते हैं, पहले खुद भी अपने लीडरों को बताएं कि किस तरह सेंसिबल गुफ्तगू करनी है, किसके बारे में क्या कहना है, फिर आप उसके बाद शिकायतें करें। वो कहते हैं इंग्लिश का एक मुहावरा, शूटिंग द मैसेंजर। इस वक्त मीडिया के लिए बुरे दिन इसलिए आए हुए हैं कि सब ने यह फैसला कर लिया कि नो वी हैव टू शूट द मैसेंजर। मीडिया इज ए मैसेंजर, कि हम जो सुनते हैं जो वो
जो कुछ कहते हैं अवाम तक हम लेके जाते हैं। जो स्कैंडल वहाँ प्लेस होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स प्लेस होते हैं, वही से हम चीज़ें आपके सामने रख के आते हैं। आप कहते हैं मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये देखें हमारी पकड़ी उछलना शुरू हो गई है। डॉक्यूमेंट्स बहुत सारी चीज़ें जो हैं कमेटीज़ में हैं। ये जो पाकिस्तान के बहुत सारे काम लोगों को पता है, कमेटीज़ के अंदर चीज़ें पेश होती हैं, डॉक्यूमेंट्स पेश होते हैं, वहाँ क्वेश्चन आवर में आते हैं, इनके अटैचमेंट्स आते हैं, इनके एनेक्स्चर्स आते हैं, वहाँ से हम रीड करके स्कैंडल सामने लेके आते हैं। आप कहते हैं हमारा ट्रायल होना शुरू हो गया। मसलन आज वहाँ पे SCCP के वो कह रहे थे चेयरमैन साहब कि जी देखें हमारा ट्रायल हो रहा है। SCCP ने खुद एक बड़े डिटेल से इन्होंने लिख के अपना जवाब दिया हुआ है वहाँ पे पार्लियामेंट में, जिसको रिपोर्ट किया गया था कि पार्लियामेंट में ये क्या कह रहे हैं। इन पे वहाँ पे भी तनकीद हुई थी, उसमें PSC के मेम्बरान जो है वहाँ PSC में भी होती। सो एक मीडिया को ये रोल अदा करने दें। मैं लास्टली कहूँगा मीडिया के लिए इसलिए मुश्किलात अभी हो रही हैं और मज़ीद होंगी आने वाले दिनों में कि जो अपोजिशन होती है वो गार्ड करती है, वो मीडिया के राइट्स को आके गार्ड करने की कोशिश करती है। अब यहाँ क्या हो रहा है, अपोजिशन के भी करप्शन के स्कैंडल अभी तक चल रहे हैं। अभी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने नई रिपोर्ट जो आ रही है उसमें आधे से ज्यादा पीपल्स पार्टी के स्कैंडल फिर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनको भी नहीं पसंद आता कि वो कहते हैं चलें जी मीडिया टाइट हो रहे हैं, इसको टाइट होने दें। हमारा क्या, ये बता दो मैं अपोजिशन को या बाकी इदारे जो हैं जो मीडिया को इस वक्त सपोर्ट नहीं करेंगे, अल्टीमेटली सर यू विल सफर। अगर अपोजिशन जो है मीडिया के साथ नहीं खड़ेगी, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगी, मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकेगा, आपकी कंसर्न्स, आपकी तकरीरें, आपकी वहाँ पे ग्रिलिंग, आपके वहाँ स्कैंडल आके ब्रेक करना मीडिया के लिए मुश्किल होता जाएगा। अपोजिशन अपने ग्रजेस जो हमारे खिलाफ हैं वो बेशक रखे, लेकिन इन देयर ओन ग्रेटर इंटरेस्ट। इमरान खान साहब को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूँ कि जनाब कि आप लीडर इसलिए बने कि मीडिया ने मैसिवली स्कैंडल एक्सपोज किए हैं, पीपल्स पार्टी के भी किए हैं, नवाज लीग के भी किए हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप अपने गुस्से में रहेंगे, चलें जी ठीक है जी कि फलां को ये हो रहा है तो उसको ये हो रहा है, तो हमारा क्या कंसर्न है। मेरा ख्याल है ये अपोजिशन जो है दे मस्ट बी थिंक ओवर इट। मुझे लग रहा है कि मीडिया की आज़ादी आने वाले दिनों में कल्टेल होने वाली है और बड़ी हद तक कल्टेल होगी, और सफ़र इस मुल्क के ये लोग करेंगे जिन तक इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचेगी, और जो पावरफुल लोग हैं, क्योंकि चाहते नहीं है ना कि आवाम तक इन्फॉर्मेशन क्लासेस सब ये पहुंचे। जो पावरफुल लोग हैं दे हैव गैंग्ड अप, एक अनहोली अलायंस बना हुआ है बहुत सारे बड़े बड़े इदारों का। अपोजिशन को कम से कम रैंक्स को तोड़ना चाहिए, प्लस अदालतों को भी मेरा ख्याल है एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं मीडिया की उनको भी इंश्योर करना। बिल्कुल, अदालतों की आपने खूब बात की। छोटी सी ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो कराची में जो असलहे की भारी खेप पकड़ी गई है इसके पीछे कौन है, किसकी कहानी सामने आ रही है, ये भी आपको बताएंगे। और MQM के सईद भरम की जानिब से अदालत में बड़े खौफनाक इंकशाफात किए गए हैं टारगेट किलिंग को लेकर, वो भी बताएंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कराची की सूरत हाल पे एक बार फिर से बात करेंगे कि आज जो असले की बहुत भारी खेप पकड़ी गई है, एक बार फिर से पाकिस्तानियों के दिल दहला दिए गए। अगर खुदा न ख्वास्ता ये जदीद असलहा कहीं भी इस्तेमाल होता तो खुदा न ख्वास्ता कितने बड़े नुकसान का अंदेशा था। और इसके अलावा सईद भरम की जानिब से अदालत में जो खौफनाक इंकशाफात टारगेट किलिंग को लेकर किए गए, इससे मुतालिक हमारे कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको एडिशनल IG सिंध मुश्ताक मेहर साहब की जानिब से जब मीडिया कॉन्फ्रेंस की गई असलहे के हवाले से, उसका छोटा सा क्लिप दिखाते हैं। एक सियासी जमात का कारकुन जो कि गिरफ्तार हुआ था 90 के करीब एक मकान से, जो कि कुछ अरसे से बंद था, उसमें से छापा मारा गया और उसकी टैंकी में से बहुत भारी मिकदार में असला बरामद हुआ है। गिरफ्तार मुलजिम के इंकशाफात में असले की ख़रीदारी में पता चला है कि एक सियासी पार्टी मुलविस है। उसमें कई बड़े नाम भी आ रहे हैं जिसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं कि असला किसने ख़रीदा था और किसने छुपाया था और आखिरकार मकसद क्या था। लंदन में मुकीम कुछ अनासिर राह से मिलके और साउथ अफ्रीका ग्रुप वो शामिल है और उनका मकसद था कि 9 या 10 मुहर्रम के इर्द गिर्द कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जाए। मुश्ताक मेहर साहब का ये क्लिप आपने देखा। आमिर साहब, बड़ा जदीद असलहा था और बहुत बड़ी तादाद में था, खुदा न ख्वास्ता कोई भी बड़ा नुकसान हो सकता था। असला तो यहाँ पकड़ा जाता ही रहता है और पुलिस इस तरह क्रेडिट लेती है, मगर ये इसका जो स्केल था, जिस तरह का खौफनाक असला था कि उसमें एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट, उसमें एक्सप्लोसिव्स, उसके बाद माइंस, ये तो लगता था कि ये कराची को टेक ओवर करने का प्लान या उसको बैरूत बनाने वाला प्लान था। और इसके बाद से ये मुझे ख्यालात आ रहे थे कि जिस तरह वो इस तरह की धमकियाँ अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो आती थी कि असला पकड़ लो, ट्रेनिंग लो, तो ये किसी लार्जर
मास्टर प्लान का एक हिस्सा था, ये ऑर्डिनरी असला नहीं है। और उसके बाद, और मैं समझता हूँ, मैं देख रहा था अजय साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सारा दिन आज चलती रही, उसके बावजूद वो डर रहे थे नाम लेने से। उनसे पूछा गया कि जनाब आप एक पार्टी कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि वो आप समझ जाए ना कि 90 है, अजीज़ाबाद है। भाई साहब, आईजी पुलिस जो है, जब वो नाम नहीं लेगा तो हमारे से क्या उम्मीद रखते हैं कि आम आदमी को या जर्नलिस्ट को क्या आप पैगाम दे रहे हैं कि वो भी डरता रहे। वो एमक्यूएम उसके मुंह से नहीं निकल रहा था जो है, मतलब वो नाम लेने से घबरा रहे थे और मतलब इशारतन उन्होंने लंदन के हवाले से बात कर दी है। क्लासेस ऑफ शाहिद हुसैन हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ ही मौजूद है। मेरा ख्याल है उसमें मुझे तो वैसे आज इनकी तकरीर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन के ना मैं आई मस से कि मायूसी हुई है कि एक टॉप पुलिस ऑफिसर को थोड़ा सा ये बहादुर होना चाहिए। ये बाज़ प्रोफेशन जो होते हैं वो बहादुरी मांगते हैं। अगर आप में इतनी बहादुरी नहीं है, आपको पता है चीज़ें बता भी रहे हैं, इशारे कन्वे में बात कर रहे हैं, हम सहाफ़ी इशारे कन्वे में बात करें चलें समझ में आती है। अगर आईजी लेवल का अफसर भी बैठ के इशारों कन्वे में इधर उधर, हाँ समझ जाओ ना भाई, हाँ शौकत अजीज़ याद आ गए। शौकत अजीज़ भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे करके आंखें मारते थे फिर सहाफ़ियों को, समझ जाओ ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये उनकी आदत थी, सारे सहाफ़ी जो उनको जानते हैं वो इसमें करेंगे। मुझे शाहिद हयात याद आया, जैसे भी था बहादुर अफसर था कराची में। जब वो आके शाहिद हयात वो लगा था आके ये कराची ऑपरेशन को, उसने जो 2-4 ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस शाहिद हयात ने की थी, एक टॉप का पुलिस ऑफिसर, उसने दबंगा आके अंदाज में की थी और उसने रातों रात पुलिस अपने पाँव पे खड़ी हो गई थी कराची के शाहिद हयात की 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पुलिस डिमोरलाइज होती है। हालांकि बहुत बड़ा ऑपरेशन किया, हालांकि बहुत बड़ा काम हुआ, सक्सेसफुल। बहरहाल आज वो हमारे रिपोर्टर, कोर्ट रिपोर्टर शाहिद हुसैन जो हैं वो उस कराची से हमारे साथ हैं। आज अदालत में बड़े उन्होंने इंकशाफात किए हैं। शाहिद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ये बताएंगे ज़रा आज आपकी स्टोरी थी और जो हम उसमें आपकी थैंक यू वेरी मच कि आपने जो रिपोर्ट किया है कि एमक्यूएम के सईद भरम जो हैं उन्होंने अदालत में जाके कोई टारगेटेड किलिंग का हुक्म दिया। पहले तो ये बताइएगा कौन सी अदालत में था और फिर ज़रा हमें डिटेल दीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा, किस केस के हवाले से हम चाहते हैं ज़रा तफसील से हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ बताएँ। देखिए जी, एक 22 साल पुराना रिकॉर्ड है जो इस मुलजिम का था, जो मुख्तलिफ जुराइम की वारदातों में मुलजिम जो है वो एतराज़ करता रहा। उसके बाद रेंजर्स ने इसको गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले किया था इस मुलजिम को। आज जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में इस मुलजिम का बयान रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें 22 साल क्रिमिनल रिकॉर्ड जो था उसे सामने रख दिया। उसमें जो लोकल जो मुलजमान इसके साथ होते थे उनके नाम तो इसने जो है इंकशाफात में लिए हैं, लेकिन साथ साथ मुत्तहिदा की जो आला क़यादत है उनके भी बड़े बड़े नाम जो थे वो अफशा किए, जिसमें एमक्यूएम के बानी के साथ साथ एमक्यूएम के जो नदीम नुसरत, इसके अलावा मोहम्मद अनवर के साथ साथ जो एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार, मेयर कराची वसीम अख्तर और इसके अलावा MNA जो हैं उनके भी नाम लिए। इन सब के नाम उन्होंने अदालत में दिए थे, खुद बताए हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल खुलासा साहब, इसमें जो है 20 सफ़हात पर मुश्तमिल इसका एतराफ़ी बयान है जो 164 के तहत जो लिया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। आपके पास उस बयान की कॉपी होगी, आई होप, हमने भी ली थी आपसे वैसे। जी बिल्कुल, बयान की कॉपी मौजूद है, तभी हमने खबर चलाई, वरना इतनी बड़ी खबर इतनी जल्दी और इस तरह शफाफ तरीके से मंजर आम पर ना। अच्छा, मैं शायद आपको रोक के इतना बता दूं अपने व्यूअर्स को कि हमने एमक्यूएम की उनसे क़यादत से रब्ता किया था जो कराची में, और पर्टिकुलर वो जो सेल है उनका कि जो मीडिया के लोगों को कोई ना कोई अपना नुमाइंदा भेजते होते पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए, हमने रब्ता किया था। उनका यह कहना था कि एमक्यूएम जो है सईद भरम के इंकशाफात या रिपोर्ट या स्टेटमेंट पे वो कोई, उन्होंने कहा जी हम इस पर तबसरा नहीं करना चाहते थे। हमने उनसे रब्ता करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश की थी। अजीज शायद ज़रा बताइएगा तफसील से और क्या क्या बताया उन्होंने वहाँ पे। जी देखिए, JIT के हवाले से तो ऐसा जो बात सामने आ जाती है कि JIT का कोई जो है वो उसका कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन जो 164 का स्टेटमेंट होता है जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जज के सामने रिकॉर्ड किया जाता है, इसी के तनाजुर में आज डॉक्टर आसिम जी अंदर है और इसी की वजह से मुलजिमों को सजा भी मिलती है। तो इसलिए हो सकता है कि एमक्यूएम की जानिब से कोई पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो सामने ना आ रहा हो, लेकिन इस मुलजिम ने डॉक्टर फारूक सत्तार और जो आला क़यादत है एमक्यूएम की, उस हवाले से बताया कि 1995 से लेके जो आज तक जो मुख्तलिफ जो बड़ी बड़ी और छोटी छोटी वारदातें होती रही हैं, चाहे बम धमाके हों, टारगेट किलिंग हो, और इसके अलावा जो अदालतों में जो धमाके हों, उस हवाले से भी मुलजिम ने इंकशाफ किया है। मुलजिम का कहना है कि जो 1995 में गार्डन हेडक्वार्टर जो पुलिस का है उस पर रॉकेट लॉन्चर फेंके गए, इसके अलावा सिंध असेंबली में जो धमाके किए गए और सिंध सेक्रेटरिएट के ऊपर भी जो है वो धमाके किए गए। इस मुलजिम ने दीगर जो पुलिस एहलकारों के साथ साथ खुलासा साहब जो सियासी मुखालफिन की टारगेट किलिंग के साथ साथ अपनी जमात के जो नाराज कारकुन थे उनकी टारगेट किलिंग का भी एतराज़ किया। मुलजिम ने एतराज़ किया है कि 2004 में जो एक बड़ा टारगेट दिया गया था मोहम्मद अनवर की जानिब से, अजीज़ाबाद जो कि एमक्यूएम का मरकज है, वहाँ पर एमक्यूएम के जो कारी याकूब
याकूब थे, उनके साथ 5 जो कारकुन वहाँ मौजूद थे उनको एक साथ टारगेट किया गया। अब इस मुलजिम के साथ साथ जो कुछ मुलजमान जिसमें अल पहाड़ी का नाम आता है और उसके साथ साथ जो वो जुनैद बुलडाग और दीगर जो मुलजमान है कुछ जेल में हैं और कुछ मुकाबलों में मारे जा चुके हैं और कुछ जो है मफरूर है। लेकिन हैरान कुन बात ये भी सामने आती है खुलासा साहब के इस मुलजिम के एतराफी बयान के बाद जो सिर्फ एक मुकदमे में पुलिस ने इसको जो है वो अदालत में पेश किया था और एक ही बार रिमांड लिया है, जिसमें एमक्यूएम हकीकी का कारकुन एबरार बताया जाता है। उसके बाद जितने भी एतराफात किए हैं, क्योंकि जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ किए हैं, उसके बाद पुलिस ने इसको जेल भेज दिया। उसके बाद ताहाल जो है ना तो इस मुलजिम का रिमांड लिया गया है और ना ही जो आला क़यादत के साथ साथ जो दीगर मुलजमान के जिसमें इस मुलजिम में नाम लिए उनमें ना तो कोई कार्रवाई की गई है और ना ही किसी को बुलाकर उनसे पूछा गया है कि इस मुलजिम ने जो इतनी सनसनीखेज और संगीन इंकशाफात किए हैं उस हवाले से कोई पॉइंट ऑफ व्यू ना तो किसी का बयान रिकॉर्ड किया गया और ना ही सही कह रहे हैं आप शाहिद हुसैन। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जोड़ सकते हैं, लेकिन क्लासेस हम मुख्तसर आपसे ये जानना चाहूंगी क्योंकि वक्त कम रह चुका है। एमक्यूएम पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे रहनुमाओं को भी सईद भरम मुल्ज़िम की जानिब से नाम लिया गया है। समझते हैं मजीद मुश्किलात एमक्यूएम के इर्द गिर्द आ जाएंगी? अब बहुत सारे ऐसे नाम आए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई एमक्यूएम के लिए सच प्रॉब्लम होंगे, पर्टिकुलर जब हुकूमत उनके साथ खड़ी हुई है। उस दिन नवाज शरीफ साहब भी उनके साथ, उन्होंने जब अभी इन पे केसेस अभी भी भी शदीद इल्जाम पहले भी लगते रहे हैं, प्रूव करना एक और बात है, लगाना वहाँ पे इस मुल्क में प्रूव शुरू वाले चक्रों से तो निकल जाए, वो तो एक अलहदा कहानी है। अभी भी जो यहाँ पे APC वो बहुत सारे लोगों ने बयानात हल्फी दिए हुए हैं, 164 के उन्होंने दिए हुए हैं, वजीर भी हैं आपके इस वक्त। सो ये चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता इस मुल्क में, इट्स ए फ्री फॉर ऑल। जिसका जब वो पावर में होते हैं वो आराम से कुछ नहीं करते। तो चौधरी निसार अली खान साहब भी एमक्यूएम को सपोर्ट कर चुके हैं, मियां नवाज शरीफ साहब भी कर चुके हैं, उनके वजीर भी कर चुके हैं, और उन्होंने APC जो बुलाई थी उसमें फ़रूख सितार साहब भी मौजूद थे, और भी लोग जाते रहते हैं जिन पे केसेस हैं। सो पाकिस्तान में ये चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं कि अभी सुन तो लिया था शाहिद हुसैन जो कह रहे थे कि उनको बुलाया नहीं गया बयान देने के लिए। लास्टली मैं इतना कह दूँ, दाद देनी चाहिए हमारी, एक तो न चलो जिन्होंने वहाँ पर रिकवर किया है इनको दाद बनती है, पुलिस के इन्होंने अनाउंस किया, फेयर अच्छा किया। इतना असला कराची में इकट्ठा हो गया है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारे इदारे, हमारे लोग, हमारे इदारे कहाँ गए और कहाँ पे थे यार? 4 ट्रक का असला, वो याद रहे कि ज्यादातर वो बताया जा रहा है उस दौर में असला है जबकि मुशर्रफ साहब थे, तो इंटेलिजेंस और एस्टेब्लिशमेंट की शायद निगरानी में बात आपकी बिल्कुल सही है। अगर इस बयान को सामने रखते बड़ा अहम बयान है, लेकिन पाकिस्तान में अब ये वाकई चीजें नॉर्मल सी लगती हैं। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा।